Welcome to VEI Biology. We know that coronavirus can cause diseases in our society or population. It can seriously damage to our society. Due to this situation, government was announced lockdown. That is proper or complete closeness of education. According to this situation, I am going to start online classes for 11th, 12th as well as medical students. Therefore, you can watching our classes on YouTube channel VEI Biology and ready to start biology paper for the proper knowledge and concept. तो देखते हैं क्या कि हम इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि हमारे पास कोरोना वायरस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सोसाइटी और कम्युनिटी को वो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर रहा है और इसके चलते हमारे भारत सरकार ने तरह तरह के नियमों को लगाना शुरू कर दिए हैं जिसके कारण इसके जो इन्फेक्शन है हमारा कम से कम स्प्रेड हो और हमारी सोसाइटी बची रहे। एक देहाती भाषा में या एक छोटे से स्लोगन के रूप में सभी लोग जानते हैं लोग कि अगर जान बचा तो जहान देखेंगे। दूसरे शब्द में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जान है तो लाखों पाए। ठीक इसी तर्क को हमने भी देखते हुए हम ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किए हैं जिसमें से सबसे पहले हम 12th क्लास के बारे में हम नॉलेज लेंगे और इसमें कौन कौन से क्या कैसे हमको पढ़ना उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले समझेंगे कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। तो देखें साइंस साइंस is a scientific term which derives from Latin word. This term is used as verb as well as noun. Okay, sci and scientia. Its English meaning to know about nature and its English meaning knowledge through a study। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइंस जो हमारा लिया गया है वो साइंटिफिक टर्म है जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है और ये वर्ब के रूप में सारा प्रोनाउंस करेंगे जबकि नाउन के रूप में साइंसिया कहा जाता है। इस सारा का इंग्लिश मीनिंग होता है सार का इंग्लिश मीनिंग होता है टू नो दैट मीन्स नेचर के बारे में हम लोग को जानना है जबकि साइंसिया का इंग्लिश मीनिंग होता है नॉलेज दैट मीन्स ये जब भी हम लोग गेन करेंगे तो थ्रू स्टडी के द्वारा करेंगे। तो हम कह सकेंगे कि हम लोग को जो नॉलेज लेनी है वो 3 पार्ट्स के रूप में लेना है। पहला एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी और थर्ड है फैक्ट ऑफ नेचर। जिस किसी ब्रांच में अगर हम स्टडी करते हैं मेजरमेंट के लिए यानी एब्स्ट्रैक्शन के लिए तो वैसे को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन साइंस। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिक्स। अगर ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में अगर स्टडी किया जाता है when we are study of human activities then it is said to be social science। Okay, and third one is said to be natural science।
तो हम लोगों ने देख लिया कि यह साइंस को फर्दर डिवाइड कर दिया गया 3 ग्रुप्स में. फर्स्ट वन इज सेड टू बी एब्स्ट्रैक्शन साइंस और मैथमेटिक्स. नाउ नेक्स्ट वन इज सेड टू बी सोशल साइंस एंड लास्ट वन इज सेड टू बी नेचुरल साइंस. ओके, अब इस नेचुरल साइंस को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में. दैट इज नेचुरल साइंस इज बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट्स. वन ऑफ देम इज सेड टू बी physical science. Now next one is said to be life science. Physical science also classified as physics, chemistry, geology, astronomy. Physics, that means a study of natural phenomena. Chemistry, that is a study of chemical composition of nature. Geology, earth, and astronomy, space. अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट, दैट मीन्स लाइफ साइंस. लाइफ साइंस और इसी का दूसरा नाम है बायोलॉजी. बायोलॉजी term is first of all coined by Lamarck and Treverinus in 1902. But biology is first of all established and developed by Aristotle, so that he was regarded as father of biology. Bio term is a scientific term which is made up of 2 terms, bio and logy. ये कैसा टर्म है? साइंटिफिक टर्म है which are derives from Greek terms, that is bios and logos, and their English meaning are life and a study, that is a study of life or biology called लाइफ साइंस. तो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या देखा कि स्टडी ऑफ लाइफ इज सेड टू बी क्या बोलेंगे? बायोलॉजी और लाइफ साइंस बोलेंगे. ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे इसका 12th का सिलेबस हम लोग का क्या है, उसके बारे में जानकारी लेना है. और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जान चुके हों कि एनसीईआरटी से ही चाहे तो मेडिकल हो या तो किसी प्रकार का भी मेडिकल टेस्ट हो, सारा का सारा बेस्ट होता है. हमारा 90% क्वेश्चन जो राइज किया जाता है वो एनसीईआरटी बुक से ही किया जाता है. बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट्स को बरगला करके रखते हैं कि कभी ये बुक पढ़ो, कभी वो बुक पढ़ो, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, और ये सोच करके हम लोग
या स्टूडेंट परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण उसकी प्रिपरेशन सही नहीं हो पाती है। आज जितने भी हमारे टेस्ट लिए जा रहे हैं 2015 के बाद, 2015 के बाद वह 90% टू 95% जो क्वेश्चन इराइज किया जाता है वह हमारा एनसीईआरटी से किया जाता है। और जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं वह कॉन्सेप्चुअल होते हैं, रट करके नहीं पढ़ना बल्कि कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तभी जाकर के हम नीट को बेहतर से हम क्रैक कर पाएंगे। आजकल स्टूडेंट जो होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड टर्म को खोजता है। अरे इंटरेस्टेड टर्म को नहीं बल्कि एंट्रांस को फेस करो, एंट्रांस को। हमारा एम है सिर्फ एंट्रांस को फेस करना, और हम अपनी सारी की सारी स्कोप यानी क्वेश्चन का स्कोप हम सिखाएंगे और देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन एराइज होता है, उसके बारे में भी जान लेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले 12th की सिलेबस के बारे में कि हमें 12th में क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया हमारी सीबीएसई बोर्ड और हमारे स्टेट बोर्ड ने क्या क्या इंक्लूड किया है, उसके बारे में स्टडी कर लेना है। तो देखते हैं हम लोग। ट्वेल्थ के लिए देखते हैं, और वह क्या बायोलॉजी पेपर है, लाइफ साइंस है। तो देखें इसका, बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, बायो एंड लॉजी, which are derived from bios and logos Greek terms, and the English meaning are life and a study. So that a study of life is said to be life science or biology. This branch is first of all developed and established by Aristotle in 322 to 384, so that he was regarded as father of biology. Life science is mainly widely used at instead of biology term, so that biology also regarded as life science. तो देखते हैं 12th की बायोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जो भी हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किया, बस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन को स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया है। और हमारी बिहार बोर्ड ही नहीं, हमारा सीबीएसई बोर्ड ने भी इन सारे दिए गए स्टेटमेंट को हमें थ्योरी के रूप में प्रोवाइड किया है, और वो हमें बुक में मिलता है। तो हम कह सकेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो थ्योरी है, और दूसरा बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरी होती है, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हमारा क्वेश्चन इराइज किया जाता है। तो हम कहेंगे कि यह 12th हमारा दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है, फर्स्ट थ्योरी है और दूसरा प्रैक्टिकल है। इसकी अगर वैल्यू की हम बात करते हैं बोर्ड लेवल के लिए तो 30 है और ये 70 है। दैट मीन्स हम कहेंगे इसकी जो फुल मार्क्स है वो 100 के बराबर होगा। इस प्रैक्टिकल को हम लोग 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट्स, सेकेंड वाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और नेक्स्ट है वाइवा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वर्क। इसकी वैल्यू है 10, इसकी भी वैल्यू है 10 और इसकी भी वैल्यू है 10। तो टोटल कितना हुआ? 30 हुआ। अब इस थ्योरी को देखेंगे। हमारे सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी बुक में थ्योरी को कई यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये यूनिट्स की टोटल जो संख्या है वो 5 है, जिसमें से पहला यूनिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और लास्ट 5th है।
इस यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में। इसी को हम कहते हैं एम्ब्रायोलॉजी। इसी को क्या बोलेंगे? एम्ब्रायोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। थर्ड है अप्लाइड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी and its application, and last one is said to be ecology or organisms and environment। तो हम लोगों ने देख लिया कि 12th के जो हमारा सिलेबस है उसमें जो थ्योरी पेपर है जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ने जो प्रोवाइड किया है वो फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में, सेकंड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, थर्ड यूनिट का नाम है अप्लाइड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और लास्ट का नाम है इकोलॉजी, या इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं ऑर्गेनिज्म्स एंड इन्वायरमेंट। देखते हैं, बहुत आसानी पूर्वक है। हम इन सभी को हम एक समरी के रूप में देखेंगे कि आखिर हमारी गवर्नमेंट ने हमें क्यों पढ़ने को कहा रिप्रोडक्शन के बारे में, इसकी क्या यूटिलाइजेशन है, क्या हमारे लाइफ में इसको हम यूज करेंगे, क्या हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस इसके बारे में भी जानेंगे, इस जेनेटिक्स के बारे में भी देखेंगे, और ठीक उसी तरह से हम सारे के सारे जितने भी हमारे यूनिट्स है इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, अब इन सभी को हम थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं और हम कंपेरिजन करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने कितने बेहतर ढंग से फर्स्ट टू लास्ट यूनिट तक कैसे हम लोग को कोरिलेट करके बताना है, ताकि हम आसानी पूर्वक हम इससे स्टडी कर सकेंगे। बहुत सारे टीचर्स लोग इन सभी को सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि जैसे तैसे वो अपना बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए। तो देखते हैं क्या रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन थोड़ा सा हम कोरिलेट करते हैं हम अपनी 11th वाली पोर्शन से। तो 11th में भी हम देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या हमारी बोर्ड के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है पढ़ने के लिए, उस एनसीईआरटी में भी 5 यूनिट्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 11th और 12th दोनों हमारा सिलेबस में टोटल यूनिट्स की संख्या 10 हो गई, जिसमें से हम 11th का फर्स्ट यूनिट का नाम हम लोग जानते ही होंगे, टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। क्या है? टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। सेकेंड में जो प्रोवाइड किया गया है वो मॉर्फोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है, और साथ साथ इसी में इंक्लूड कर दिया गया है एनाटॉमी के बारे में। थर्ड जो यूनिट है वो साइटोलॉजी की है। फोर्थ यूनिट है वो प्लांट फिजियोलॉजी है। और लास्ट यूनिट है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो देख लिया हम लोगों ने कि हम लोग के पास 11th और 12th में इतने सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, और सारे के सारे जो यूनिट्स हैं हमारे लिए एग्जाम के लिए, ये सभी का वैल्यू इक्विवेलेंट है। कुछ बेटर भी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करेंगे तो हमारा नीट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होगा, और हम आसानी पूर्वक उसको हम लोग सोल्व करेंगे। विदिन 30 सेकेंड्स में करेंगे,
यानी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी रटने की चीज़ है, लेकिन नहीं, मैं तो कहता हूँ यह सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना और आसानी पूर्वक याद रहेगा। देखते हैं आगे चलते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखें, इस यूनिट फर्स्ट में हमारी बोर्ड ने लिखा है टैक्सोनॉमी के बारे में, यानी टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करना है। दैट मीन्स हम बताएंगे कि सम ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस which deals with the study of identification, nomenclature or naming system, as well as classification of an organism is said to be taxonomy. Taxon means label. That means हम कह सकेंगे कि जब हम किसी भी नेचर के ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट क्लासिफिकेशन लेवल के बारे में स्टडी करेंगे तो वैसे कोई हम कहते हैं टैक्सोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी बोलेंगे। क्योंकि हम इस बात को याद रखें कि नेचर में जो टोटल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वह 1.7 to 1.8 मिलियंस के बराबर होता है, और इन सभी को सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होती है, उसके बाद उसका नेमिंग करेंगे और तब उसे हम क्लासिफाई करेंगे। सोचिए कितना बेहतर है हमारा सीबीएसई बोर्ड, यानी फर्स्ट यूनिट में हमें वो सिखाना चाहता है कि 1.7 to 1.8 मिलियंस जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है ना, उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए बताता है, सिखाता है, उसका नाम सिखाता है, और तब फिर उससे हमको क्लासिफाई करने के लिए बताने की कोशिश करता है। तो सोचिए इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यानी जब हम एंट्री लेते हैं हम 11th की क्लास में, तो सबसे पहले हमारा साइंस ये सिखाने की कोशिश करती है कि पहले तुम आइडेंटिफाई कर लो, उसे फिर नेमिंग जानो, नेम करने के बारे में समझो, और फिर बताता है कि तुम इसे क्लासिफाई करो। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं और नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, तो हमें सेकेंड यूनिट बताता है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में। देखते हैं इस मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फ एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है फॉर्म। क्या होता है? फॉर्म होता है। लॉजी मीन्स अ स्टडी। तो फॉर्म का मतलब होता है मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसे ही हम कहते हैं मॉर्फ, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इस नेचर में पाया जाता है उसके बारे में स्टडी करना है, तो वैसे को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी कहेंगे। और बेहतर से इलस्ट्रेट करने के लिए जो भी उसके बॉडी का फॉर्म्स है वह उसकी एक्सटर्नल ऑर्गन्स के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करना है। दैट मीन्स हम डिफाइन कर सकेंगे कि सम ब्रांचेस ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स और ऑर्गन्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। तो हम लोग देख लिया कि नेचर में जो भी 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो उसके एक्सटर्नल कौन कौन से ऑर्गन है उसके बारे में हमको स्टडी करना है। वो यूनिट 2 है जिससे हम मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं। आज हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को देखेंगे। इस ह्यूमन बीइंग्स के पास कई एक्सटर्नल ऑर्गन्स और पार्ट्स होता है, जिसे कि सब लोग जानते हैं। हम लोग के पास आईज है, हम लोग के पास नोज है, हम लोग के पास हैंड है, और सारे ऑर्गन्स हैं हमारे। सोच लो कितना आसानी है हमारे मॉर्फोलॉजी में। बहुत सारे लोग इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते हैं, कहते हैं हाँ बेटा बस लिख लो, एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है और कर लिए और चल दिए घर में, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जरा एग्जांपल से देख लो, आसानी पूर्वक हम स्टडी कर रहे हैं। हम अपने बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स को, क्या ये सभी हमारे बॉडी के एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है? नहीं, ये जब भी होता है तो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स के रूप में मौजूद रहता है। ठीक उसी तरह से ये तो ह्यूमन बीइंग्स है, दूसरी तरफ हमारे एक और भी ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे बेटर है, उसका नाम है प्लांट। क्या नाम है उसका? प्लांट नाम है। प्लांट में भी कई एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है रूट, ओके, नेक्स्ट स्टेम, नेक्स्ट लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो देखें, यानी ये रटने की चीज नहीं, कॉन्सेप्ट बनाने की चीज है।
बस, यानी जहां मॉर्फोलॉजी का नाम लिया जाएगा हम प्लांट का एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, और यह चूंकि ह्यूमंस क्या है, एनिमल है, तो एनिमल्स के भी हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। दैट मींस आई, नोज एंड एटसेट्रा। आगे देखते हैं एनाटॉमी। ठीक है, आज का क्लास यही तक हम ड्रॉप करते हैं, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन कमेंट्स ऑन BE बायोलॉजी। ओके।